तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एज फॉर टेक। क्या बात, आज नैक फॉर यू का कमेंट सबसे पहले, और वो भी इस इतनी सरप्राइजिंग मुद्रा में। ऐसा क्यों, क्या हो गया? विमल भारती, सॉरी सर, कुछ दिनों से रेगुलर नहीं था क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ये बात मुझ पर भी लागू है, मैं भी कुछ टाइम से रेगुलर नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, और आज भी मैं समय नहीं मिल पाया बिल्कुल। और इनफैक्ट अभी मैं लेक्चर शेयर भी नहीं कर पाया हूँ, तो मैं भी फटाफट शेयर कर देता हूँ। आप लोग भी शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं, सभी को शेयर भी कर देंगे, सब आ भी जाएंगे। और चलिए फिर स्टार्ट किया जाए सेशन। आज धमाका होगा मतलब क्या? अच्छा, नथिंग, वेटिंग फॉर सेशन, ओके। ठीक है भाई, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से बताइए आंसर इसका। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है? एज पर द मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम बाय द थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान 1981 to 2001, the roads in the country under primary system of road network consist of। तो दो तरह के सिस्टम हो गए आपके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आप क्या आ गए? एक्सप्रेस वेज एंड नेशनल हाईवेज। बाकी सब किस में आ गए? सॉरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो सेकेंडरी में आपके पास आ गए स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्शियरी में आपके आ गए ओडीआर एंड वीआर। ठीक है, तीन सिस्टम आपके बन गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस का है, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सप्रेस वेज एंड हाईवेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A line on either side of road between which and the road no building activity is permitted at all। ठीक है, रोड और इस लाइन के बीच में कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, कोई बिल्डिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बिल्डिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल्डिंग लाइन। तो बहुत तरह की लाइंस जो होती है हमारे पास इस तरीके से होती हैं। नोट्स में ढूंढना जरा डिफिकल्ट होता ही रहा। ठीक है, जैसे आपके पास कैरिज भी हो गया, तो ठीक है, तो ये आपके पास बिल्डिंग लाइन है, और इसके बाहर एक कंट्रोल लाइन होती है। यहाँ पर बिल्डिंग बनेंगी तो, बट ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर। अ समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट
टू प्रोवाइड अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर, लेंथ ऑफ समिट कर्व की लेंथ बतानी है। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर तरह के एग्जाम में पूछा गया है। 298 इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला आपको मालूम है कि अगर आपके पास जो लेंथ ऑफ कर्व होता है वो अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस से ज़्यादा है तो आपके पास हम लोग एल की वैल्यू क्या हो जाती है, एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, यही फॉर्मूला लगाते हैं। एन क्या हो जाता है, चेंज इन ग्रेडियंट, चेंज इन ग्रेडियंट। तो 3% अप है तो प्लस का 3%, एंड डाउन कितना है 5%, तो जो चेंज हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 8% का। तो जो एन की वैल्यू रहेगी वो कितने की, 8%, यानी कि 0.08 अगर फ्रैक्शन में हम लोग बात कर ले तो 0.08 इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 128। अब मेन बात जो है, अब देखिए 298 है और ये 298 आपकी क्या है, 128 से ज़्यादा ही आ रही है, इसका मतलब ठीक है। तो मेन जो यहाँ पर कैलकुलेशन है, विदाउट कैलकुलेटर आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, यही सारी कहानी है। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर आप इसे करोगे भी तो जैसे 8/100, मुझे पता है आप लोगों का आंसर आ गया, बट स्टिल इसको हम लोग 130 का स्क्वायर कर दें और ये आपके पास 44 की जगह से 45 कर दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब 4.5 भी आप कर सकते हो। 130 के स्क्वायर को आप कितना, 1690 अगर आप इसे कर दो, तो इस तरह से करके आप जो है थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी तो भले से आप कैलकुलेटर से कर रहे होगे, बट एग्जाम में यही आपको दिक्कत आएगी, स्पीड की। याद रखिएगा, आप यूपीपीएससी का पेपर उठाकर देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कर ना पाए। बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जो लगेंगे देखे हुए नहीं है या कर नहीं सकते, लेकिन जो अल्टीमेट दिक्कत आएगी वो आएगी स्पीड की। 150 मिनट में 125 क्वेश्चन, जिसमें कि आपने ओएमआर को फिल भी करना है, तो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइड डिस्टेंस s is equal to the length 2l of the vertical curve joining the two grade g1% and g2%, the height of apex will be, ठीक है, height of apex will be। ठीक है, तो सभी का आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, वो कहाँ से आया था इसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली जो पैराबोला की इक्वेशन होती है आपके पास, ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एन एस स्क्वायर अपॉन, अब देखिए √2h और प्लस √2h का स्क्वायर अगर हम लोग इसको करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4। और h की वैल्यू जो है हम लोग उसको राइज ले लेंगे पैराबोला में। इनफैक्ट मैं एक सेकेंड ऐसा और दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा पैराबोला होता है, ये पैराबोला होता है, और ये हाइट जो होती है हमारे पास ये h होती है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये जो राइज है वो h है, और यहीं से हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये डेराइव होती है, ये इक्वेशन डेराइव होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर अपॉन √2, बल्कि ऐसा हो जाएगा ये 2√2h का स्क्वायर आप इसे कर देंगे। अब s कितना दिया हुआ है, 2l, तो 2l का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4l स्क्वायर हो जाएगा, 2l ही गिवन है ना, अपॉन और √2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8,
ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपके पास। गड़बड़ क्या हो रही है? ये भी अंडर रूट के अंदर ही है ना, ये भी अंडर रूट के अंदर ही है ना, तो ठीक है। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 ही तो हो गया, तो एन एल स्क्वायर अपन 2h होगा। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू आप कर दो, मान लो g1 माइनस G2 अपॉन 100। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको हम लोग। देखिए आंसर तो इसका आपका ए आना चाहिए ना, बी कैसे आ रहा है? आंसर ए आना चाहिए। इसको हम लोग एल रख देंगे, एल से एल एक वैल्यू आपकी मान लीजिए खत्म हो जाएगी पावर। तो और एच को आप लेफ्ट में ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? G1 माइनस G2 इंटू एल अपॉन 200, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। आंसर ए आना चाहिए, आप सबका बी कैसे आ रहा है? इफ साइड डिस्टेंस s इज इक्वल टू द लेंथ 2l ऑफ द वर्टिकल कर्व, या वर्टिकल कर्व की लेंथ 2l रखें, इसको 2l रखा जाएगा, तब आ सकता है आपका। इसको 2l रखेंगे तो 2 इधर जाएगा तो 400 ये आ जाएगा, यहां पर गड़बड़ है। इफ साइड डिस्टेंस s इज इक्वल टू द लेंथ 2l ऑफ द वर्टिकल कर्व की लेंथ जो है वो 2l लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तब हो सकता है। 800 तो बालक तब होगा जब s की टर्म में होगा, ठीक है। तो इस लेंथ को भी आप 2l मानकर चलो, यही है। इफ साइड डिस्टेंस s इज इक्वल टू द लेंथ 2l ऑफ द वर्टिकल कर्व, तो आप इस लेंथ l को भी 2l लेकर चलो और s को भी 2l ले लो, दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तब आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी सही है ये, अभी ठीक है। हाँ, लेंथ भी 2l ही लेनी है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया होगा कि फॉर्मूला आता कहाँ से, पैराबोला की इक्वेशन से आता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द terrain may be classified as rolling terrain if the cross slope of the land is, ठीक है, तो रोलिंग के लिए क्या होगा 10 to 25%, जो ए ऑप्शन है वो आपका प्लेन के लिए होता है, ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is the projected area of a vehicle in square meters, V is the speed of vehicles in kilometers per hour, and C is a constant, then the wind resistance R to the moving vehicle is given by, जितना आप हाई स्पीड पर चलते हैं उतना ज्यादा ही क्या होता है विंड रेजिस्टेंस फील होता है। पहले हम लोग साइकिल चलाते थे तो लगता था ना हवा वैसे नहीं चल रही, लेकिन चलेंगे तो एयर का ड्रैग लगता है। उज्जवल कुमार, डेटाबेस क्वेश्चन का कोई उपाय बताइए, सब बार बार भूल जाते हैं। बार बार भूलने का उपाय क्या, आप बार बार पढ़िए, ठीक है। तो देखिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि जो ड्रैग फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होता था, ड्रैग फोर्स होता है हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर, याद है, वेलोसिटी का स्क्वायर और प्रोजेक्टेड एरिया, और यहां पर ये सादा का सादा क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपुंजय मिश्रा जी, बिल्कुल छोड़ने से तो फायदा नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, नहीं तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। A district road with a bituminous pavement has a horizontal curve of 1000 meter for a design speed of 75 kmph. The super elevation is, super elevation is, ये आंसर आ रहा है सभी का। जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो कितना करते हैं, 75% स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं, तो सीधे सीधे क्या फॉर्मूला था, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर लगा देंगे, ठीक है। तो उसको देखेंगे तो आपके पास जो सॉल्व करने पर जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.025, सॉल्व कर लीजिएगा 2.5%, जो कि क्या है 7% से कम है, मतलब इतना सुपर एलिवेशन आप सीधे सीधे प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये नहीं होता तो हम मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जो है वो चेक करते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the difference in elevation of an edge of the pavement 9 meter wide and its crown is 15 centimeter, the camber of the pavement is, तो ये पेवमेंट है, ये हमने क्राउन दे दिया, तो ये क्राउन का और इसका जो ये एज है, ये क्राउन है, इनके एलिवेशन का जो डिफरेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, और ये आपका कितना है 9 मीटर है। तो आपसे कैम्बर पूछा है, बिल्कुल सही आंसर। आपको इसको थीटा मान लो, तो सिंपल सा आप टेन थीटा जो निकालते हो स्लोप वही हमारा क्या होता है, कैम्बर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर अपॉन 9 मीटर का आधा 4.5 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100, तो 1/30 यानी कि 1/30 इज दी 1/30 इज दी आंसर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स कर्व्स आर प्रोवाइडेड ऑन द रूट्स व्हेन द टू स्ट्रेट लाइंस आर, रिवर्स कर्व आप कहाँ पे प्रोवाइड करते हो, ठीक है, पैरेलल और मीटिंग एट अ वेरी स्मॉल एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है, बेसिकली क्या लेन चेंज करनी है आपने, यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है और उसको इस लाइन में जाना है,
तो क्या होगा, ऐसे जाएंगे, फिर आप इस तरह से होते हुए इस तरह से चले जाएंगे, ठीक है, रिवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन इज यूज टू काउंटर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ओवरटर्निंग, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्किडिंग, लेटरल स्किडिंग, जो ट्रांसवर्स स्किडिंग होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही इफेक्ट होता है। तो एबीसी को रजिस्ट करेगा, इसलिए आंसर क्या रहेगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 में आया एग्जाम में आपकी। द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी। शोल्डर कैसा होना चाहिए? रफर देन दी ट्रैफिक लेन्स, ठीक है, रफर होना चाहिए था ना, खड़ंजा बिछा देते हैं कुछ जगह पर ईंटों का। उसकी वजह क्या है कि जो मेन ट्रैफिक है वो शोल्डर पर ना आए, तो शोल्डर पर स्लो मूविंग या पैदल पेडेस्ट्रियन वगैरह जा सकते हैं उस तरह से। कल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी आपके लिए, हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल के लिए अनाउंसमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही बात है, अभय प्रताप जी। द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन इज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पाइरल। अभी एक किसी भाई साहब ने मुझे कल, एक कल परसों किसी ने व्हाट्सएप किया था, यूथ में ही होगा, कि एक क्वेश्चन में स्पाइरल दे रखा था, एक में क्यूबिक पैराबोला, ठीक है, तो आपके क्लैरिफिकेशन के लिए पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। द इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंड द यूज ऑफ द स्पाइरल, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंड द यूज ऑफ स्पाइरल एज ट्रांजिशन कर्व इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज। समझ में आ गया, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, आप किसी तरह का कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, स्पाइरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per IRC recommendations, the maximum limit of super elevation for mixed traffic, नाक्यूलोथॉइड स्पाइरल है। To avoid overturning of bullock carts on road curves, the maximum super elevation recommended by IRC is, ठीक है, तो 7% होता है, जो कि रफली कितना हो जाता है आपके पास, 1 in 15, 1 in 15, ठीक है। Kent deficiency occurs when a vehicle travels around a curve at, ठीक है, केंट मतलब एक तरह सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन कब कम पड़ जाएगा, कब, जब गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही होगी। ये एक और फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का, रिलेशन बिटवीन ग्रेडियंट जी एंड कैम्बर सी इन केस ऑफ रोड इज, सी और जी में रिलेशन पूछा हुआ है। तो कैम्बर जो होता है अप्रोक्सीमेटली आधा होता है आपके पास, कितने, किसका, ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट का, ठीक है। सेम क्वेश्चन को दोबारा से यूपीपीएससी ने पूछ रखा है, बट इस बार बल्कि 2 बार पूछ रखा है, 2007 में भी और 2004 में भी, इस बार शब्दों में पूछ रखा है सेम क्वेश्चन को, ठीक है। द कैम्बर ऑफ रोड शुड अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कीजिए ना।
In an area of heavy rainfall, a state highway of high type bituminous surface with 4 lanes 14-meter wide is to be constructed. What will be the height of the crown of the road relative to the edge for a composite camber, that is middle half as parabolic and rest as straight line? ठीक है, तो आंसर ए बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का। आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू 2x² अपॉन NW से, और नहीं तो आप सीधे सीधे क्या लगा दो, ये h हो जाएगा और ये आपका W/2 हो जाएगा। हम लोग tan थीटा लगा देंगे। अब आपको मालूम है कि हैवी रेनफॉल के लिए कितना होता है, 1/50 का स्लोप देते हैं, तो 1/50 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना हो जाएगा, 14 मीटर का आधा है 7 मीटर, 7 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में लाना है तो आप इसे क्या कर देंगे, ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 0 कट गया, 14 पंजे 70, ठीक है, 14 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of resultant retardation in meter per second square when a longitudinal friction coefficient of 0.36 allowed for stopping for the vehicle load? आपको मालूम है जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी। और आपको मालूम है यही किसके इक्वल होता है, फोर्स एम ए के इक्वल होता है। तो जो एक्सेलरेशन कह लो या नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो रिटार्डेशन कह लो, ये क्या हो जाता है, म्यू इंटू जी के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.36, और एक्सेलरेशन आप ऑलमोस्ट 10 ले लो तब भी 3.6, क्लोजेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, IRC had suggested the height of eye level of driver and the height of the object above road surface. सी हो जाएगा इसका 1.2 मीटर एंड 0.15 मीटर। 1.2 मीटर पर ड्राइवर की हाइट और 15 सेंटीमीटर का आपका सड़क पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं, आपको आंसर वैसे आते हैं, लेकिन इनका जो मेन पर्पस था इन क्वेश्चंस को लाने का वो ये था कि कई बार हम लोग जो बड़े फॉर्मूले होते हैं कैलकुलेशन वाले उनको तो याद कर लेते हैं, बट उनके इन बिटवीन वैल्यूज भी पूछ लेता है। जैसे हमें NS²/4.4 तो मालूम है, बट उसमें h और स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके पर यहाँ पर रिएक्शन टाइम, ठीक है, द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर्स कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग। तो स्टॉपिंग में कितना लेते हैं हम लोग, 2.5, एंड ओवरटेकिंग में कितना लेते हैं, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the expression used to calculate the safe allowable speed at a curve of radius r। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करते थे, सुपर एलिवेशन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करके 75% स्पीड के लिए डिजाइन करते थे हम लोग, तो यहाँ से सुपर एलिवेशन आता था। बट अगर ये रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन, इट शुड नॉट बी मोर देन 7%, है ना, प्लेन एंड रोलिंग के लिए। अगर ये वैल्यू 7% से ज़्यादा हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, 0.07 प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू आप क्या होती है, V²/120 कितना होता था, 127 आर। ठीक है, यहाँ से आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते थे। नाउ दिस फ्रिक्शन शुड नॉट बी मोर देन 0.15। लेकिन क्या होता था कि अगर आपका सुपर एलिवेशन की वैल्यू भी मैक्सिमम पर पहुँच जाए और ये वैल्यू भी आपकी मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, स्पीड को रेस्ट्रिक्ट करते थे।
और उसके लिए हम लोग करते थे 0.07 प्लस 0.15 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो यहाँ से जब हम लोग वी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.24 मल्टीप्लाई बाई 127 आप कर देंगे अंडर रूट में, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए एग्जाम के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपके पास। एक सेफ स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो बन ही गया, अंडर रूट में 27.94 आर। अब मैं अगर इसका अंडर रूट ले लेता हूँ इस वैल्यू का, स्क्वायर रूट ऑफ 27.94, तो यार है 5.286, 5.286 रूट आर। चाहो तो लगभग लगभग 5.3 रूट आर भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपके लिए डराइव हो जाता है, 2-4 सेकेंड अगर एग्जाम में बच जाएंगे तो बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर कर्व्ड अर्बन रोड सो एज टू गिव अलाउंस फॉर स्टॉल्ड व्हीकल्स, ठीक है। चलिए भैया 3.5 मीटर की रोड पर, 3.5 मीटर की रोड पर एक खराब गाड़ी रख दोगे साइड में। स्टॉल्ड व्हीकल मतलब क्या, रुकी हुई गाड़ी। तो भैया 2.5 मीटर तो आप मिनिमम विड्थ लेकर चलते हो, तो स्टॉल्ड का मतलब क्या होगा, कर्व्ड रोड है ना। तो एक गाड़ी अगर साइड में खड़ी भी हो जाए तब भी मूवमेंट के लिए जगह बच जानी चाहिए, इसलिए 5.5 मीटर। चलिए आपने पढ़ रखा है, ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है इस पर, ठीक है। इसको बंद करते हैं, क्वेश्चन वापस आते हैं, समझ गए ना। नहीं प्रूफ नहीं दिखा रहा मैं, वो टेबल ढूंढ रहा था एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया 2.44 मीटर लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम डायमेंशन 2.5 मीटर वैसे, ठीक है। रियर और फ्रंट डंपर को छोड़ के, डंपर बम्पर। तो अब वो गाड़ी तो खड़ी होगी, तो 3.5 मीटर अगर विड्थ होगी तो कैसे चलेगी, समझ रहे विश्वजीत सिंह। ठीक है भाई, तो इसी पर बेस्ड हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया ही है ऑलरेडी। इफ h1 इज द हाइट ऑफ डाइवर साइड
and h2 is the height of an obstruction above road surface, then for a minimum side distance as the length of the vertical curve should be greater than। तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ जो रूट था अंदर वाला √2 वो स्क्वायर होके बाहर जाएगा, और n को लिख सकते हैं g/100, n को लिख सकते हैं g/100। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली जो अभी हमने पीछे कैलकुलेशन की थी उसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन ऑन रोड्स इन स्नो बाउंड एरिया शुड जनरली नॉट एक्सीड, जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती हो, स्नो बाउंड एरियाज में सुपर एलिवेशन कितना देंगे। ठीक है, 7% देंगे। याद रखिएगा, सुपर एलिवेशन कम देना है, क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें बुलक कार्ट था बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी क्या है, स्लो मूविंग है। अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है और उसमें अगर आप ज्यादा सुपर एलिवेशन दे रहे हो तो उसके टॉपल करने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, तो हम लोग कम गए। माउंटेनियस एरियाज विदाउट विदाउट आपका ये क्या सिनो, वहां पर 10% है, विदाउट सिनो में 10% है, सिनो बाउंडेड में 7% है। ठीक है, सिनो बाउंडेड अर्बन एरियाज मिक्स ट्रैफिक 7%, हिली एरिया नो सिनो 10%, रोलिंग प्लेन 7%, और ये वाला अर्बन एरिया आपका 4%। ठीक है, मैं इसमें आपको एक चलो ठीक है 7% ही है। हाँ जी, 7% प्लेन एरिया का भी होता है और सिनो बाउंडेड में भी होता है, क्योंकि वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर सिनो है वहां पर भी आप जो आपने स्किडिंग, ठीक है, टॉपलिंग को या इनवर्ड स्किडिंग को क्या करना है, रोकना है। जहां पर स्नो बाउंडेड एरिया होगा वहां पर आप गाड़ी को बहुत हाई स्पीड पर तो नहीं चलाओगे, स्लो ही चलाओगे। और सोचो अगर 10% दोगे और यहाँ पर बर्फ है तो गाड़ी के फिसलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना, अंदर की ओर स्लिप कर स्किड कर सकती है गाड़ी, तो हमें उसे रोकना है। तो हमें सुपर एलिवेशन को कम रखना है, सुपर एलिवेशन को हमें क्या रखना है, कम रखना है, 10% नहीं रखना है, 7%। अगर सिनो नहीं है, नो सिनो, तो आप इसको 7% से बढ़ाकर 10% कर सकते हैं, तो इसे 10% कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the time required by fast moving vehicle with acceleration of 1 meter per second square to overtake slow moving vehicle with spacing 25 meter is। वो क्वेश्चन मैंने केवल इसी वजह से उठाया था क्योंकि सुपर एलिवेशन के मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन तो पीछे कर लिया, लेकिन सिनो बॉन्डेड होने की वजह से इस क्वेश्चन को लिया कि कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में कि वैल्यू हमें पता होती है बट हमने सारी क्लॉज तो पढ़ी नहीं होती हैं, तो वहां पर एक आध जो वर्ड है केवल उसी पर क्वेश्चन फ्रेम कर दे तो वहां पर हमारा आंसर गलत हो जाता है या रह जाता है। तो इसका जो क्लॉज का अगर मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़कर बताऊं तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है सुपर एलिवेशन का, इंडियन रोड कांग्रेस हैड फिक्स द मैक्सिमम, ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था पता नहीं कैसे रह गया। इंडियन रोड कांग्रेस हैड फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स। या देखिएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स
and in snow bound area as 7%, taking such mixed traffic into consideration. However, on hill roads not bound by snow, a maximum super elevation up to 10% has been recommended. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है. तो इसका आ गया सभी का आंसर बिल्कुल. तो T इज इक्वल्स टू, बिल्कुल आपने सही फॉर्मूला लिखा है. T इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ रखा है अंडर रूट में 4s अपॉन a. ठीक है, तो 4 इंटू एस की वैल्यू आपको दे रखी है 25 और एक्सेलरेशन वाई, तो कितना रहेगा 10. 10 सेकेंड इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rate of change of centrifugal acceleration for computing length of transition curve for a vehicle with design speed v. ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r एंड अपॉन t. ठीक है, ये आपके पास होता है. ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं 80 अपॉन 75 प्लस b. ये एक फॉर्मूला बताने की वजह से एनपीटीएल वालों ने हमारी एक वीडियो पर क्या लगा रखा है, उसे कॉपीराइट का क्लेम कर रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A part of land is acquired during initial stages of construction for future expansion is called. फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए हम जो लैंड एक्वायर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड राइट ऑफ वे. ऑप्शन से ही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा. बट केवल इसलिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं. दिल्ली में पूछा गया डीएसएसबी में 2019 में वेरी रिसेंटली. अब कम से कम ऑप्शन भी बनाते तो कुछ ऐसे बना लेते कि, है ना, कहीं तो कंफ्यूज होते. फॉर्मेशन विड्थ रख देते, राइट ऑफ वे हो गया, फॉर्मेशन विड्थ हो गया. इसी तरह से दो चार और अच्छे ऑप्शन फ्रेम किए जा सकते थे. पर चलो क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो रखो ना रखो एक ही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. $2020 में पूछा गया सवाल है. ठीक है, तो 5% आ रहा है, बिल्कुल सही बात. तो जो ग्रेड कॉम्पनसेशन होता है वो कितना होता है, 30 प्लस आर अपॉन आर. ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 70 अपॉन आर. 30 प्लस 75 अपॉन 75 का तो वैल्यू ही 1.4%. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आप कितना कंपनसेट कर सकते हैं, ओनली 1%. तो 6% था, 1% कॉम्पनसेट कर दिया, तो कॉम्पनसेटेड कितना बचा 5%. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सवाल इस बात का प्रूफ है कि ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन रिपीट होते हैं. पेपर बनाने वाले भी इधर उधर से कहीं ना कहीं से पेपर उठाते हैं और वहां से क्वेश्चन छाप के पेपर बना देते हैं. A gradient along with the vehicle does not require any tractive effort. याद है जब हम लोग साइकिल चलाते थे और बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर कभी कभी ढाल आ जाता था, और ढाल जहां पर आता था वहां पर क्या करते थे हम लोग, पैडल मारना बंद कर देते थे. पैडल मारना बंद कर देते थे और गाड़ी अपने आप, साइकिल हमारी अपने आप आगे चलती थी. बेटा ये तो सोचो, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. कम से कम आप रूलिंग, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो. अगर आपने रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड किया तो क्या आपको ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. क्या कह रहा है, डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रैक्टिव एफर्ट. व्हाट इज ट्रैक्टिव एफर्ट.
ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब गाड़ी को खींचने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अगर आप रूलिंग ग्रेडियंट पर हो तो क्या, और रूलिंग ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग तो हम डिजाइन ही करते हैं, फिर तो गाड़ी में इंजन की जरूरत ही नहीं है। पुशिंग ग्रेडियंट में तो आपको मालूम है एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत पड़ती है। मिनिमम ग्रेडियंट किसके लिए होता है, कैम्बर के लिए होता है, मतलब कैम्बर के कारण एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लो के लिए होता है, लेकिन इसमें भी आपको करना पड़ेगा, खत्म हो गया। तो क्या क्या, फ्लोटिंग ग्रेडियंट। फ्लोटिंग मतलब एक तरीके से फ्लो कर रहे हो, आप बह रहे हो अपने आप, जैसे पानी में पत्ते अपने आप बहते हैं ना, है ना, तो फ्लोटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं उसको। सेल्फ मूवमेंट, ऐसा ग्रेडियंट जहां पर जाकर आपको कोई ट्रैक्टिव एफर्ट नहीं बनाना। हाँ, फ्लोटिंग कभी सुना नहीं, एग्जैक्टली इसीलिए ये क्वेश्चन लाया गया है, इसीलिए क्वेश्चन लाया गया है। और इसी बात पर मैंने कहा था ये एक प्राइम एग्जाम्पल है इस बात का कि फ्लोटिंग ग्रेडियंट हम लोग सुनते नहीं है, हम लोगों ने बाकी ग्रेडियंट सुन रखे होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन तमिलनाडु वालों ने पहली बार फ्रेम किया और दोबारा इन्होंने इसरो वालों ने उसे कॉपी मार दिया, ठीक है, इन्होंने इसे कॉपी मार दिया, सही है। तो इसलिए मैंने कहा कि प्राइम एग्जाम्पल है कि कभी ना कभी क्वेश्चन जो है वो पीछे के पेपर से ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो डज नॉट रिक्वायर एनी, अब आप एक्चुअल में क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल तो नहीं है, होता है, लेकिन बेसिकली क्या है कि जब हम लोग एज ए डिजाइन करते हैं, जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो बेसिकली क्या है, हम लोग इन्हीं इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, है ना, बुक में जनरली होता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सीवी सिंह, अरे फ्लोटिंग है आंसर। कमेंट की भाषा जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई नाम बदल कर दूसरी आईडी से लेक्चर देख रहा है। क्या बात कर रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय, मैं तो क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय अब परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि 500, कम से कम 1000 क्वेश्चन देखो तो 50 क्वेश्चन ऐसे, मतलब क्वेश्चन सारे जो भी क्वेश्चन देखो। अब मैं हाईवे में आपका सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन लेकर आऊँ, आपको मालूम है, कैम्बर का क्वेश्चन आपको मालूम है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन आपको मालूम है, वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, ट्रांजिशन कर्व के क्वेश्चंस आपको मालूम है, पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन सब तो आपने पढ़ रखा है, ढूंढ ढूंढने पड़ते हैं क्वेश्चन, तो जाके 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि लगे कि हाँ कुछ नए हैं, इतना तो पढ़ रखा है, और आप कह रहे हो पढ़े हुए में से नहीं आता, है ना। चलो, लेकिन 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर इन द डिजाइन ऑफ समिट कर्व ऑन हाईवेज, ठीक है। तो समिट कर्व में क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस NS स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो गया ये, साइट डिस्टेंस। फिर सर पेपर में मार्क्स क्यों नहीं आया, मैंने अभी बताया था, स्पीड, स्पीड, कैलकुलेशन, एक्यूरेसी, जैसे अभी देख लो सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं, कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, है ना। मेन खेल जो रहेगा ना यूपीपीएससी में, आप जब पेपर घर पर बैठ के करोगे तो पूरा पेपर कर लोगे, एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, साइट डिस्टेंस, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सारे क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन के हैं, सभी क्वेश्चन यूथ से हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ इतने क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ता है तो एक आध क्वेश्चन मिलता है। A curve that changes the alignment of road from downhill to uphill is called, ठीक है, डाउनहिल एंड देन अपहिल, तो क्या रहेगा, सैग कर्व, सैग।
सैक कर बोल दो, वैली कर बोल दो। रंबल स्ट्रिप्स आर प्रेफर्ड ऑन मेन रोड्स एज दे। रंबल स्ट्रिप्स क्या होते हैं? रंबल स्ट्रिप्स बेटा रिवर्स कर्व, जब लेन आप सोचो ना, आप जब बाइक से आप चल रहे हो, जब आप लेन चेंज करते हो तो कैसे जाते हो आप? मान लीजिए आप इस रोड पर जा रहे हैं इधर, और आपको अपनी लेन चेंज करके यहां आना है, तो आपकी गाड़ी का मूवमेंट कैसा होता है? इस गाड़ी का मूवमेंट ऐसे होता है ना, पहले ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाती है। ऐसे जाते जाते पहले आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आपका मूवमेंट इस तरह से नहीं हो रहा? तो इसका कर्वेचर इधर है और इसका कर्वेचर इधर है। तो रिवर्स कर्व क्या होता है? दो ऐसे कर्व को मिला देते हैं जिनका कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। रंबल स्ट्रिप्स, अब इसका आंसर पहले तो सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको रंबल स्ट्रिप्स दिखा देता हूं होती क्या है। पता नहीं ठीक है, दिख रहा है आपको? इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ताकि कोई एक मतलब हर जहां पर डिवाइडर नहीं बनाए जाते वहां पर एकदम से लेन चेंज ना हो, इसलिए एकदम से लेन चेंज ना हो इसलिए। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं, इनकॉर्पोरेट चेंजेस इन पेवमेंट टेक्सचर बाय आर्टिफिशियल कॉर्रुगेशंस, प्रोड्यूस नॉइज एंड फिजिकल सेंसेशन ऑन द स्टीयरिंग, reduce the speed on the road, provide a number of humps on the roads। तो याद रखिएगा जो रंबल स्ट्रिप्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अब इसका जो आंसर दे रखा है बुक में, वो आंसर सी दे रखा है। अब लेकिन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या है। रंबल स्ट्रिप्स ऑल्सो नोन एज स्लीपर लाइंस और अलर्ट स्ट्रिप्स, याद रखिएगा क्या है? स्लीपर लाइंस और अलर्ट स्ट्रिप्स इनका दूसरा नाम है। तो बेसिकली क्या है, आपको नींद ना आ जाए चलते हुए, आप डे ड्रीमिंग ना करने लगे। नौकरी अभी लगनी नहीं, लेकिन नौकरी के बाद की कहानी आपने सोचनी शुरू कर दी, ठीक है, उसके बारे में। अल्कोहल ले रखा है, ठीक है। आर अ रोड सेफ्टी फीचर टू अलर्ट इन अटेंटिव ड्राइवर्स, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। दे आर बेसिकली रोड सेफ्टी फीचर्स टू अलर्ट इन अटेंटिव ड्राइवर्स ऑफ पोटेंशियल डेंजर by causing a tactile vibration and audible rumbling transmitted। Audible rumbling मतलब noise and vibration through the seats into the vehicle interior। A rumble strip is applied along the direction of travel following an as line or center line to alert drivers, बार बार ये वर्ड आ रहा है, to alert drivers when they drift from their lane। Rumble strips may also installed in a series across the direction of travel to warn drivers of a stop or slow down ahead or of an approaching danger spot। ठीक है, विकीपीडिया में का आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको यही, एक्चुअली उसी की भाषा छाप रखी है ये विकीपीडिया का। रंबल स्ट्रिप्स ऑल्सो नोन एज स्लीपर लाइंस और अलर्ट स्ट्रिप्स आर आर रोड सेफ्टी फीचर। अब मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? आंसर सी होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि इसका पर्पस गाड़ी की स्पीड को कम करना नहीं है। इसका पर्पस जो है वो ड्राइवर को अलर्ट करना है कि अगर ड्राइवर को नींद आ जाती है, झपकी लग जाती है और गाड़ी अगर टेढ़ी मेढ़ी जाने लगे, तो एकदम से नॉइज और सेंसेशन प्रोड्यूस हो स्टीयरिंग में, ताकि आप अलर्टनेस आ जाए। ठीक है, अलर्टनेस है। तो आंसर जो बी होना चाहिए इसका, ना कि सी। सी किसका काम है? स्पीड ब्रेकर्स का काम है। ठीक है, तो आंसर शुड बी बी नॉट सी। ठीक है, प्रोड्यूस नॉइज एंड फिजिकल सेंसेशन ऑन द स्टीयरिंग, ताकि ड्राइवर जो है वो अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो अगेन हमेशा की तरह कहाँ का क्वेश्चन है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, समझ गए?
तो काफी बालकों ने पहले आंसर सी दिया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, a street lighting is to be designed, the street width is 15 meter, माउंटिंग हाइट 7.5 मीटर, 7.5 मीटर की हाइट पर स्ट्रीट लाइट लगानी है, एंड लैम्प साइज इज 6000 ल्यूमेन, उसकी इंटेंसिटी पर है। द कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन इज 0.36 एंड द मेंटेनेंस फैक्टर इज 0.75। द स्पेसिंग इन मीटर बिटवीन लाइट पोल्स विल बी। डी क्यों नहीं होगा? प्रोवाइड अ नंबर ऑफ हम्स ऑन द रोड्स। बेटा पहली बात तो मैंने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है। और आप उसका इंटेंशन समझो ना, सड़क पर हम्प प्रोवाइड करना हमारा पर्पस थोड़ी ना है। कौन सा शेर था वो, सिर्फ सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं है मेरा, ऐसा ही करके कुछ था। तो सिर्फ हंगामा करना सड़क पर मकसद नहीं है ना, मकसद क्या है, ड्राइवर को जगाना है नींद से ताकि एक्सीडेंट ना हो, इसलिए नहीं होगा डी। आप इसका सीधे आंसर ही देखते हैं, वही सही है। तो रट्टा मार लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, स्पेसिंग का फॉर्मूला यूटिलिटी कोफिशिएंट इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू लैम्प ल्यूमेन अपॉन एवरेज लक्स इंटू विड्थ ऑफ रोड। ठीक है भैया, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगा ये आंसर। ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल की ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ठीक है। और ये लखनऊ मेट्रो वालों ने 2015 और 17 में दो बार लगातार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है, ठीक है। ठीक है, तो 15 में कोई आंसर नहीं दे पाया होगा तो उन्होंने 17 में दोबारा पूछ लेते हैं, क्या पता इस बार कोई आंसर दे दे। यूएफएल अपॉन एएलडब्ल्यू कर लेना, यूएफएल या उल्फा अपॉन एएलडब्ल्यू, 18 मीटर आ जाएगी। इतने भी कर सकते हो, एल डब्ल्यू से एल बी डब्ल्यू होता है तो एल डब्ल्यू से बाकी सबको मल्टीप्लाई करके एल डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, जैसे मर्जी ट्रिक बना लो, ये भी अच्छा तरीका है ना। जितने फैक्टर दिए उनको मल्टीप्लाई करके एल डब्ल्यू से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ अ proposed रोड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ। अब ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे में आप सॉइल सबग्रेड कैरेक्टरिस्टिक तो करोगे नहीं, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, ये और ये तो खत्म। बी और डी में देखो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द एरिया। अरे भैया ओएनडी कैसे हो जाएगा रामाज्ञा जी? आंसर आंसर बी नहीं है, आंसर डी है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द एरिया। याद रखिएगा कि कोई रोड प्रोजेक्ट होता है ना, वो आपको इनकम या रिवेन्यू जनरेट नहीं करता है। याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे मतलब ठीक है। तो कोई भी जो रोड प्रोजेक्ट होता है, वो टोल टैक्स भी जो वसूला जाता है, तो टोल टैक्स भी किस लिए होता है कि रोड में जो लागत लगी है हमारी, जो लैंड एक्वायर की है उसके लिए। तो इसलिए इनकम एंड इकोनॉमिक मत रिलेट कर देना कि सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये नहीं है। इकोनॉमिक रोड प्रोजेक्ट का मतलब है कि अगर आप रोड प्रोवाइड कर रहे हो, तो जैसे देखा है आपने, अभी जैसे ये बहुत सारी धार्मिक कॉरिडोर्स भी बने होते हैं, है ना, 4 धाम यात्रा होती है। या जैसे कभी आप पहले आपने एक रेशम मार्ग सुना होगा, रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग का नाम रेशम मार्ग क्यों है? तो मार्ग है और रेशम क्या है, एक तरह का प्रोडक्ट है।
तो ये प्रोडक्ट ने क्या कर दिया, इसको इकोनॉमी को जोड़ दिया। इसी तरह से बहुत से रोड्स आपने देखोगे, कोई रोड है वहां पर कोई टेम्पल या कोई इस तरह की चीजें, तो वो रोड हाईली डेवलप होती है। ठीक है, तो अगर कोई रोड है जिस पर किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई रोड क्रॉस जा रही है और वहां पर अगर सर्टेन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक में आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। हाँ, चाइना का सिल्क रूट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेस्ट एग्जांपल। अभी फ्रेट कॉरिडोर भी बन गया। चलिए, कोई बात नहीं मनोज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। When the path traveled along the road's surface is more than the circumferential movement of the vehicles due to rotation is called। सर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा रट्टा मार लेना सही है। अरे भाई से ये तो गुरु मंत्र है भैया, ये तो गुरु मंत्र है। एग्जाम में चाहे रट्टा करके करो, चाहे समझ के करो, चाहे पड़ोसी की कॉपी में झांक कर करो, चाहे तुक्का लगा के करो, अगर आपका आंसर सही होता है तो नंबर पूरे 3 ही मिलने हैं आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो साम दाम दंड भेद सब लगा देना है, समझकर, रट्टा मारकर, पड़ोसी से नकल करके, तुक्का मार के, सब लगा दो। ठीक है, आंसर बस सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्किट। क्या हो जाएगा, स्किट। ठीक है, घिसटना जिसे हिंदी में बोलता हूं, घिसटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, सही होना चाहिए। अगर पड़ोसी पर भरोसा है, पड़ोसी आपका जान पहचान का हो, आपको से भरोसा है, तभी पर्रा मत लेके जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बहुत से लोग दाम भी लगाते हैं, बहुत से लोग दाम भी लगाते हैं। ठीक है भाई, तो on a road the free speed was 65 kmph and the space headway at jam density was 6.25 meter. What is the maximum flow which could be expected on this road? तो Q max क्या होता था आपके पास, 1/4 फ्री फ्लो स्पीड इंटू जैम डेंसिटी। तो 1/4 फ्री फ्लो स्पीड आपको दे रखी है 65 kmph, और जैम डेंसिटी कितनी रहेगी, 1000 अपॉन स्पेस हेडवे। ठीक है, 1000 अपॉन स्पेस हेडवे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2600 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट्स पीक आवर फैक्टर ऑन अ सेक्शन ऑफ अ रोड इज। तो आपको मालूम है 15 मिनट, तो 1 घंटे में 15-15 मिनट के क्या होंगे, 4 इंटरवल होंगे, 4 इंटरवल। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 1/4 यानी कि 0.25 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, पड़ोसी ऐसा हो कि पड़ोसी पर भरोसा कर सके, यही मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। While conducting traffic survey of a road, the composition of various vehicles are found to be कार 100 है, बस 20 है, ट्रक 40 है। The PCU of the road as per IRC equivalency factor। इस मिक्स ट्रैफिक के लिए आपने टोटल पैसेंजर कार यूनिट जो है वो बतानी है।
ठीक है भाई, तो कार के लिए तो कितना होता है, 101 ही होता है प्लस। अब बस हो या ट्रक हो, दोनों के लिए पीसीयू की वैल्यू कितनी होती है, 3। ठीक है, 4 और 2 6, और 6 3 18, तो 280, कितना 280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो छाप लो। एज द स्पीड इंक्रीजेज स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे क्या होता है, व्हाट इज स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे क्या होता है, फॉर्मूला नहीं भी पता आप कॉमन सेंस से कर देंगे। स्पेस हेडवे होता है सड़क पर चलते समय अगली गाड़ी से गैप, आप कितना गैप मेंटेन करके चलते हो, वो स्पेस हेडवे होता है। अब आपको मालूम है, अगर आप तेज स्पीड पे चल रहे हो तो स्पेस हेडवे गैप क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखें, बस के पीछे लिखा होता है ना। लेकिन वही गाड़ियां अगर स्लो मूविंग होती हैं, वही व्हीकल्स अगर स्लो मूविंग होते हैं तो स्पेस हेडवे कम होता है, गाड़ी बिल्कुल पास पास मिलकर चल चल रही होती है, जैसे जाम वगैरह में होता है। ठीक है, तो वो तो ठीक है। अब स्पेस हेडवे वो तो हमने डिफाइन करने का तरीका है, वो तो क्या है, डिफाइन करने का तरीका है कि यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक की हो, ये यहां से यहां भी हो सकती है, ये सेंटर टू सेंटर भी हो सकती है, क्योंकि सारी वैल्यू सेम होंगी, सारी वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, बट बेसिकली क्या है, स्पेस हेडवे का मतलब क्या है कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो अगली गाड़ी से कितना गैप मेंटेन करते हैं, वो स्पेस हेडवे होता है। ठीक है, वो स्पेस हेडवे होता है। ठीक है, वैल्यू क्या लेते हैं, 0.2 V प्लस एल, बजा हॉर्न निकल फॉरन। ठीक है, स्पेस हेडवे। ठीक है, तो ये पहले क्या होता था, हम लोग गाड़ी की लेंथ और प्लस SSD स्टॉपिंग डिस्टेंस लेकर चलते थे। बट ये ओवर सेफ कंडीशन होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम होती है, तो गाड़ी की लेंथ में जो लैग डिस्टेंस होती है केवल उसको ऐड करके कैलकुलेट कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्यों, थक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका यूपीपीएससी में आया हुआ है। आज वेबसाइट के चक्कर में इतने घंटे बिल्कुल लैपटॉप पर ही स्क्रीन रही है, बहुत खतरनाक वाला हेडेक है आज। इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय रोड साइड इंटरव्यू मेथड, रोड साइड इंटरव्यू करके क्या पूछोगे भैया, कहाँ से आए हो और कहाँ को जाओगे, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी। कौन सा गाना था, एक गाना था ना किसी मूवी का। ठीक है, तो OND। नेक्स्ट, एनोस्कोप इज यूज टू फाइंड। तो एनोस्कोप जो होता है स्पीड स्पीड, ठीक है, स्पॉट स्पीड के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर किसी जगह पर गाड़ी। अरे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और मत ले जाना, गाड़ी की बात है, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी गाड़ी, कार। ठीक है, बस, दिमाग लगाते हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निशांत, नो आइडिया. If the velocity of moving vehicle on a road is 24 kmph, stopping distance is 19 meter and the average length of vehicle is 6 meter. The basic capacity of the lane is, तो बेसिक कैपेसिटी कितनी होती थी हमारे पास 1000 V अपॉन एस. एस क्या होता था स्पेस हेडवे. तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 24 kmph. ठीक है भाई. और स्पेस हेडवे कितना दे रखा है आपको, ऐड कर लो 19 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस और 6 मीटर लेंथ है तो 25. ठीक है, तो अराउंड ऑलमोस्ट 1000 ही आएगा. ठीक है, 960 आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका. ठीक है, चलिए भाई, अब कल के लिए आपका अनाउंसमेंट. आज के लिए फाइनली इतना ही. अब कल से अनाउंसमेंट ये कि कल मैं जा रहा हूं लखनऊ. कल इवनिंग में मेरी ट्रेन है और मुझे वहां कल क्या 25 है ना, 25 है कल. 25 को मैं जा रहा हूँ. 26, 27, 28 3 दिन तो वहां मैंडेटरी है रुकना मेडिकल के लिए. 3 days तो वहां पर रुकना ही पड़ेगा. मोस्ट प्रोबेबली मैं 28 को वापस आ जाऊंगा. मोस्ट प्रोबेबली 28 को मैं वापस आ जाऊंगा. तो आपका 29th या 30th से दोबारा से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन 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 होना क्या, करना क्या, आगे सुन ले. छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है. आपको 7:30 पर आना है. 7:30 पर आना है. आपका डेली क्या होगा, क्लासेस प्रीमियर होती रहेंगी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस कराएं. ठीक है प्रज्ञा जी, यही करना है बस, थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा. ठीक है, समय नहीं मिल रहा थोड़ा सा. आगे जाकर यही करना है, प्रीमियर कर देंगे. क्या करेंगे प्रीमियर, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के मैंने ईएससी के क्वेश्चंस करवा रखे हैं वो आपको यहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हमारी ईएससी वाली सीरीज है वो बहुत अच्छी है, पेड बैच की. ठीक है, तो कल आपका रेलवे का सेशन होगा, रेलवे का. ठीक है, तो आप 7:30 पर आइएगा. लाइव वॉचिंग कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये नहीं लगना चाहिए कि ठीक है मैं नहीं हूं तो आप अगले 4 दिन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. ठीक है, नेक्स्ट 4 days एजू फॉर टेक को चलाना आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है, कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि 4 दिन के लिए एजू फॉर टेक गुल हो गया. ठीक, तो आपको सेशंस मिलेगा, आप आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आपका टाइम टेबल जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा. ठीक है, तो कल रेलवे हो जाएगा, परसों सर्वेइंग हो जाएगा, देन इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी. ठीक है, ये सीक्वेंस हो जाएगी. सीक्वेंस ही बता दे रहा हूँ, कल रेलवे, रेलवे के बाद सर्वे हो जाएगा आपके पास और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें. सर्वे, देन इरिगेशन, देन हाइड्रोलॉजी, बचे ही सीक्वेंस में क्वेश्चंस हो जाएंगे. हाँ मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ लाइव बना रहा हूँ. कल सर बस बोलेंगे, हाँ कल हम मन की बात करेंगे. ठीक है कल सिर्फ बोलेंगे, सुनेंगे नहीं. वैसे मैं लाइव चैट में, अगर ट्रेन में नेटवर्क सही आए तो मैं लाइव चैट में बना रहूंगा आप लोगों के साथ में. ठीक है, सर आपने टैगपुर क्यों छोड़ दिया. अरे यार, ये कोई सवाल थोड़ी ना होता है. आप आपकी नौकरी लगेगी, आप अपना आप घर छोड़ दोगे अपना. अभी आपका एई में सिलेक्शन हो जाए, आप रहने वाले लखनऊ के, पोस्टिंग आपको गाजियाबाद मिले, तो इन नहीं जाओगे लखनऊ छोड़ के. फिर मैं आपसे पूछूंगा यार तुमने लखनऊ क्यों छोड़ दिया है? क्या कहोगे बताओ. नौकरी के लिए यार तुम घर छोड़ दोगे, बताओ. ऐसा सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए.
अभी मान लो आप कहीं पर जेई हो, कल को तुम्हारा एई में सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं छोड़ोगे उस डिपार्टमेंट को। ठीक है, हर व्यक्ति को तरक्की करने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। बस ये है कि हाँ, हमारी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमने इतना कुछ सीखा होता है, ठीक है, नाम कमाया होता है, जहाँ से हमें इज्जत मिली होती है, उसके प्रति हमारे मन में कभी गलत विचार नहीं आने चाहिए। ठीक है। हाँ, जिस दिन अगर मैं टेकपुर के बारे में, एग्जामपुर के बारे में गलत सोचना शुरू कर दूंगा, उस दिन गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप इसलिए पूछ रहे हैं कि कल आपने वहां देखा था? अच्छा। ओके। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है जिंदगी में, है कि नहीं? सर हॉस्पिटल, आप बीमार थोड़े ना हो जो हॉस्पिटल मिलने आओगे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो हॉस्पिटल मिलने आ जाएंगे, बीमार थोड़ी ना हो भाई। कोई बढ़िया जगह ढूंढेंगे जहाँ कुछ थोड़ा सा खाने पीने की बढ़िया इंतजाम हो। ठीक है। यूथ बुक सफिशिएंट है, हाँ, यूपी के एग्जाम्स के लिए यूथ बुक सफिशिएंट है। अब विवेक सर को देखो, अगर वाईफाई नहीं छोड़ा होता उन्होंने कभी, तो इतना बड़ा एग्जामपुर जैसा क्या कहते हैं एम्पायर खड़ा कर देते, कभी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, हाँ गेट, हाँ थोड़ा पैटर्न जो है वो उसका गेट टाइप होता है, तो गेट के क्वेश्चन भी लगा सकते हो बिल्कुल। सर एमपीपीएससी ए के लिए ईएससी के क्वेश्चन के बाद क्या करें? ईएससी के क्वेश्चंस करो और ये यूपीपीएससी वाले कर लो बस। 3 दिन मेडिकल होगा, ऐसा क्या करेंगे? एक्चुअली 3 दिन का मेडिकल का सीन ये है कि पहले एक दिन कोविड का टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, फिर होगा। जी बिल्कुल। 10 महीने में, हाँ, लेकिन यह है कि इस 10 महीने के लिए हमारी पिछले 10 साल की मेहनत लगी है। 2010 का हमारा बीटेक है, तब से टीचिंग प्रोफेशन में। तो ये 10 महीनों में जो पाया है उसके पीछे पिछले 10 साल की मेहनत थी। 10 साल में फाउंडेशन तैयार हो रही थी इस दिन के लिए। सर पहले ईएससी लगाएं या यूथ? पहले बेटा यूथ लगाओ, फिर ईएससी पर जाओ तो बेटर होगा, स्टेप बाय स्टेप। सर स्टिल इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम, बिल्कुल जैसे आरसीसी में री जरूरी है, उसी तरह से स्टिल इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्स के लिए। चलिए थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अभी जरा विजन बैच की भी तैयारी करनी है, आज मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाया। ठीक है। हाँ, शॉर्ट्स बनाते रहेंगे, वो भी एक अच्छा तरीका है आप लोगों से टच में रहने का। ठीक है। सर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें न्यूमेरिकल्स में? मेरी कैलकुलेशन खुद बहुत बेकार है, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस करके, बाकी मैं एक दिन प्रांशु का सेशन करवा दूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है। वो बता देगा आप लोगों को कि भाई कैसे करना है। बहुत खतरनाक खतरनाक मेथड निकाल रखे हैं उसने कैलकुलेशंस के लिए। कैमरा यार, वॉइस मिसमैच हो जाएगी, फायदा नहीं है। मैं करता हूँ कुछ कैमरे का इंतजाम कि वॉइस मिसमैच ना हुआ करे। ठीक है, चलिए फाइनली गुड नाइट, थैंक यू। बेटा थोड़ा फन स्टेशन, ठीक है, जेई वाली बुक है, लेकिन यार थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल तो क्या हो रहा है कि जितना सस्ता होता जा रहा है ना, अभी अब मैं सही बताऊं तो जैसे अभी जो फी है हमारी कुल 3000 है, उसमें भी बच्चों के कॉल आते हैं कि सर डिस्काउंट कर दीजिए। ये मतलब थोड़ा सुन के अजीब लगता है, क्योंकि मैंने कभी 2003 में मैं कोटा गया था, 2003 में, तब भी वहाँ आईआईटी जेई की जो कोचिंग की फी थी वो 50,000 रुपये थी। फिर मैंने 2010 में बाजीराव एंड रवि ज्वाइन किया था आईएएस की कोचिंग के लिए दिल्ली में, 2008 में बल्कि, तब भी वहां पर 60-70 हजार रुपये फी थी।
आज की डेट में भी आप देखो मेडीजी वगैरह में टेक्निकल की कोचिंग 1-1 लाख रुपए फीस है, ऑनलाइन की 65-70 हज़ार। ठीक है, हमें सब कुछ मिल रहा होता तब भी हम लोग 3 हज़ार रुपये खर्च करने में हिचकते हैं। और यही नहीं, मतलब ये तो मेरे कोर्स की बात हो गई, उसके अलावा बुक्स में खर्च करने पर हिचकते हैं। मतलब हम लोग ना, मतलब जिस चीज से हमारा कैरियर बन रहा है, जो हम लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, वहां पर हम लोग जुगाड़ करने में लगे रहते हैं कि सर मेरे पास जेई की बुक्स है, अगर मैं एई वाली बुक्स ना लूँ तो चल जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि आईएएस मास्टर के सोल्यूशंस अच्छे हैं, सर मेरे पास मेड इजी वाली है, उससे कर लूँ तो चल जाएगा। मतलब चल जाएगा, आप एक एक काम चलाऊ तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। आप सोचो काम चलाऊ करने की, फिर आप कह रहे हो कि जॉब, मतलब आप एक एक ऐसे उसमें हो कि मतलब इट इज लाइक ना यार कि मतलब कोई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उससे आपको शादी करनी है, तो आप क्या करोगे? आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होगे, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, उसके माँ बाप के पैरों में गिरना पड़े, आप कोई भी कंडीशन को, किसी भी चीज को मानने को तैयार होगे। वहां थोड़ी ना कहोगे यार अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाएगा तो चल जाएगा, चल भाई तू ही चल ले फिर यहाँ से। तो नौकरी को बिल्कुल छोकरी की तरह मान के चलो तो जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, काम चलाओ मत करो भाई, नौकरी है तो सब कुछ है। ठीक है, जिनको अभी आप इंपॉर्टेंस देते हो ना, वो भी छोड़ के भाग जाएंगे सिलेक्शन नहीं होगा तो। और ये केवल आप ही नहीं बेटा, सबके लिए है। जिनको अभी आप अपना, आपके दोस्त हैं, यार है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इवन एक सर्टेन हद के बाद तो आपके माँ बाप भी आपको गालियां देना शुरू कर देंगे कि अबे तू कर क्या रहा है भाई, तुझे 4 साल हो गए तैयारी करते करते, जा बहुत बोझ। वो एक कहावत भी बनी है ना, काम का ना धाम का, 2.5 मन अनाज का, वो इसीलिए बनी है, ऐसी एक कहावत थी ना। भाई सब साथ छोड़ देंगे। तो इसलिए बिल्कुल उस तरीके से लग जाओ जैसे जीने मरने का सवाल होता है ना, कि आपने 2 दिन से पानी ना पिया हो तो एक बूंद पानी के लिए आप कैसे तरसते हो। ठीक है, जो पानी बिल्कुल फ्री मिलता है आपको, वो पानी आप 100 रुपये बोतल भी अगर कोई देगा तो आप खरीद के पीने को तैयार हो जाओगे। वो चीज होनी चाहिए, वो इस समय वो आग होनी चाहिए अंदर की, अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे कुछ भी करना पड़े। हम 9th क्लास में थे तो एक कहानी होती थी हमारी इंग्लिश की बुक में, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो वो चैप्टर इसीलिए था कि आपको पता लगे कि एक बच्चा, उसके फादर नहीं थे, माँ बीमार थी, उसको छोड़कर वो एक पढ़ने जाता है कहीं दूर, जहाज पे काम करता है, छोटे मोटे काम धंधे करके पहुंचता है, और स्कूल में एडमिशन कैसे होता है कि पढ़ने के लिए झाड़ू पोंछा लगाता है, स्कूल की जो सीट, क्लासरूम की जो सीटें, बेंचेस होती हैं, उनको साफ करता है वो, कि पढ़ने को मिल जाए। तो अगर कहीं से आपका एक क्वेश्चन का भी इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है तो भाई आप उसके लिए एफर्ट लगाओ। 2-4-5 हज़ार खर्च करने से मत हिचको। ज्यादा पैसे की दिक्कत है, ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ काम करो कहीं से। मतलब अगर मजबूरी है तो उसे सिंपैथी हासिल करने का जरिया मत बनाओ, उसमें कुछ सोल्यूशन निकालो कि अगर मुझे 5,000 रुपए की किताबें लेनी है, 2,000 रुपए की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो मैं 2,000 रुपए कैसे कमाऊं उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, उस टेस्ट सीरीज को मैं कैसे ज्वाइन करूं, उसके लिए आप सोचो मैं ट्यूशन पढ़ा लूं। मैंने ये किया है, मुझे जब कोटा जाना था, हमें संचाई का स्कूल में हर महीने कुछ 10-20 रुपए इकट्ठे होते थे, तो वो मुझे 800 रुपये मिले थे। मेरे पास एक पुरानी साइकिल थी, मैंने वो साइकिल बेची थी, वो पैसे जुड़े थे, कुछ पापा ने किए, इधर उधर से करके मैं पहुंचा। एमपीएल वेमपीएल मत खेलो भैया, जो है वो भी चले जाएंगे। तो कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए चीजों का। ठीक है, आप मतलब पढ़ाई को आप काम चलाओ तरीके से करने की कोशिश मत करो। जितना आप डिटरमाइन होगे, जितना आपके अंदर डिटर्मिनेशन है अपने गोल को लेकर, कि और वही चीजें हमें मिलती है जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाए ना। एज की नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप इस नौकरी के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, तब ये नौकरी आपको मिलेगी, अगर उस लेवल पे आप सोच सकते हो तो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ज्यादा ज्ञान हो गया थोड़ा सा। गुड नाइट एवरीवन, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ।